नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज एक बेहद ख़ास दिन है। सुप्रीम कोर्ट के ने एक बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से कदम उठाते हुए जो राजद्रोह का जो कानून है भारत में, सेडिशन लॉ जो है, उस पर एक तरह की पॉज बटन दबा दिया है या उसको थाम दिया है। सरकार ने कहा है कि अभी वो उसकी समीक्षा कर रही है, इसलिए इंतज़ार किया जाए। जज साहिबान ऐसा लगता है चाहते थे कि एक ही झटके में, एक ही ब्रश से या कलम की एक बिल्कुल निब से उसको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी ये कदम माना जा रहा है कि अभी तक जो भी नए मामले अगर राजद्रोह के दर्ज होते, जिनको सरकारें ज़्यादातर एक तरह से एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं, तमाम उन लोगों के लिए, खासकर जो राजनीतिक तौर पे उनके विरोधी हैं, छात्रों पर इस्तेमाल हुआ है, एक्टिविस्ट पे इस्तेमाल हुआ है, राजनीतिक जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन पर इस्तेमाल हुआ है, और सबसे ज़्यादा इसमें बदनाम रही है मोदी सरकार, जिसने पिछले 8 सालों में इसका इस्तेमाल कम किया है और इसका दुरुपयोग ज़्यादा किया है। तो ये आज़ादी से भी पुराना ये कानून जो है, जो कि महात्मा गांधी के ऊपर लगाया गया, उस कानून की हमेशा कानूनविद ये कहते रहे कि इसमें कोई जगह नहीं है भारत की मौजूदा राजनीति में। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारें लगातार एक के बाद एक इस पर अड़ी रहीं और टिकी रहीं, और ये कानून अपनी जगह बना रहा। तो यानी साफ तौर पर अब जो नए जो केसेस हैं, एफआईआर्स हैं, इस कानून के तहत वो दर्ज नहीं हो सकेंगे। ये भी देखना होगा जो पुराने मामले हैं, जो लोग पहले से ही जेल में मौजूद हैं, उनका क्या होगा, ये भी इस पर भी प्रकाश डालना ज़रूरी है। कपिल सिब्बल जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये मुकदमा लड़ रहे थे, उनका ये कहना है कि 800 केसेस सेडिशन के फ़िलहाल अभी भी, यानी अभी मौजूदा हाल में 800 केसेस फाइल किए गए हैं और 13,000 लोग ऐसे हैं जो फ़िलहाल जेल में हैं। तो ये जो कानून फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो ये कदम है, 13,000 लोगों के भविष्य का फैसला करेगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस पर जल्दी से जुड़ जाएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और आपको ब्यौरा इस बारे में देते हैं किस तरह से ये 3 जजों की जो बेंच थी, जो कि खुद चीफ जस्टिस भारत के जो हैं एन.वी. रमन्ना, वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। तो पूरी तरीके से अपनी जो स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी और ये बताया कि, लेकिन जो हैरानी की बात यह है कि इसमें जो सरकार की जो प्रतिक्रिया थी, काफ़ी एक तरह से तीखी प्रतिक्रिया रही सरकार की तरफ से। जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि वी मेड आवर पोजीशंस वेरी क्लियर एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द इंटेंशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। वी रिस्पेक्ट द कोर्ट and its independence, but there is a Lakshman Rekha that must be respected by all organs of the state in letter and spirit। क्या कहना चाहते थे किरण रिजिजू? क्या वो ये कह रहे थे कि लक्ष्मण रेखा कोई ऐसी है जो सरकार ने खींचती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट पार करने की कोशिश कर रहा है? इस तीखी प्रक्रिया के क्या मायने हैं, क्योंकि अब ये पूरा मामला सरकार के पाले में चला गया है कि सरकार इसकी समीक्षा करके कोर्ट तक पहुंचेगी और कोर्ट इस पर आगे कार्रवाई करेगा। तो ये लेकिन पॉज कम से कम अभी लग गया है। यानी स्टॉप करने का जो बटन है, पॉज का बटन है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ये कदम उठाते हुए ये कम से कम बात की है। मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ अंसार इंदौरी हैं, इसके अलावा मेरे साथ प्रशांत भूषण हैं। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने देश के कानूनविद माने जाते हैं। अंसार इंदौरी अच्छी फ़िलहाल वकालत कर रहे हैं खासकर, और सिद्दीक कप्पन के भी वो लॉयर हैं। इसके अलावा सेडिशन के कई केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं। त्रिपुरा में जब वो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के तौर पर गए वहाँ देखने के लिए कि क्या वहाँ जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनके ऊपर खुद ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इंदौरी साहब, मैं सही कह रही हूँ ये बात? आपके ऊपर भी दर्ज हुआ था मुकदमा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम जो मुकदमा है हमारे ऊपर दर्ज हुआ था, और प्रशांत सर ने ही उसमें हमको जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलाया था। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि सरकार के खिलाफ कौन लोग सोच रहे हैं, सरकार के खिलाफ कौन लोग काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं। ऐसा अगर सरकार सोचती है लोग हम लोगों के खिलाफ हैं या सत्ता के जो शासक वर्ग है उनके खिलाफ हैं, तो वहां पर इन कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सरकार है जो जनता के खिलाफ कानून बना रही है, जनता के खिलाफ नीतियां बना रही है, तो उसके खिलाफ बोलने का, उसके खिलाफ लिखने का, उसको जनता के सामने उजागर करने का जो एक जिम्मेदारी एक नागरिक की है। लेकिन उस जब चीज को प्रैक्टिकल किया जाता है लेखकों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, तो उनके ऊपर ये सेडिशन लगाया जाता है। आज देखिए कौन लोग सेडिशन के केसेस के अंदर जेल के अंदर हैं। जो लोग अच्छे, जिनकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, वो वकील जो गरीबों का केस लड़ते हैं, वो पत्रकार जो गरीबों की आवाज उठाते हैं, तो ऐसे लोगों का केस, ऐसे लोगों के ऊपर ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जी हाँ।
प्रशांत भूषण जी, मुझे बताएं कि आप खुद सेडिशन के काफ़ी खिलाफ रहे हैं, पब्लिकली आप ज़्यादातर बोलते रहे हैं, 75 साल इस बात को लग गए हैं, लेकिन कोर्ट का जो ये ऑर्डर है इसको आप किस तरह से पढ़ रहे हैं? क्या वाकई अदालत ने ये तय कर लिया था, ये ठान लिया था कि अब इसको रास्ते से हटाना ही है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर है और बहुत बोल्ड ऑर्डर है, क्योंकि इसमें इन्होंने दोनों बात कह दी हैं कि भाई आगे से, अभी जब तक इस पर सरकार कह रही है कि हम और पार्लियामेंट मिलके पुनर्विचार करेंगे इस कानून के ऊपर, जब तक वो पुनर्विचार होता है तब तक कम से कम नए केस ना दर्ज किए जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, और अगर कोई दर्ज किया जाता है तो फिर जिन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है वो लोग कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश दिखा सकते हैं। साथ में ये भी सरकार ने बोला था कि भाई हम ये आदेश दे देंगे कि कोई भी राजद्रोह का मामला तब तक नहीं दर्ज होना चाहिए जब तक कम से कम एसपी लेवल का ऑफिसर उसको देखकर ये ना कह दे कि इसमें कोई दंगा भड़काने की या हिंसा भड़काने की या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने की कोई बात कही गई है। तो जब तक वो ना ऐसा रिकॉर्ड कर ले तब तक कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने बोला है कि वो भी फॉलो होना चाहिए, और जो हम कह रहे हैं कि भाई अभी कम से कम जब तक पुनर्विचार होता है तब तक इसको स्थगित कर देना चाहिए, कम से कम नए केस नहीं रजिस्टर होने चाहिए। और प्रशांत जी, जो पुराने जो 13,000 लोग हैं, सबसे पहले तो उन्हीं के परिवार वाले ये राह देख रहे होंगे कि अब उनका भविष्य का क्या होगा, क्या उनके लिए रास्ता खुल जाएगा? हाँ, तो अभी उन्होंने ये बोला है कि अभी उन केसेस को प्रोसीड नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है तो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं ले जाया जाएगा, कोई ट्रायल की स्टेज पर है तो ट्रायल नहीं उसका किया जाएगा, कम से कम सेडिशन के चार्ज पर। अगर दूसरे चार्ज लगे हैं और कोर्ट को लगता है कि दूसरे चार्ज पर आगे प्रोसीड किया जा सकता है बगैर अक्यूज्ड को सेडिशन के मामले में हानि पहुंचाए, तो वो उसमें प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम सेडिशन के चार्ज पे प्रोसीड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जेल में बंद हैं सेडिशन के चार्ज पर, वो अब बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगभग स्टे लगा दिया है, तो इसलिए अब कम से कम उनको बेल पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। और नॉर्मली अगर सेडिशन के अलावा कोई दूसरा और गंभीर चार्ज नहीं लगाया गया है तो उन लोगों को रिहा कम से कम बेल पर हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत एक अहम और ऐतिहासिक फैसला है, और इसी डायरेक्शन में चल रहा है कि भाई ये सेडिशन का जो अपराध जो बनाया गया, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, कि ये हमारे संविधान से मेल नहीं खाता। जी हाँ, और लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपने जो अपनी बात में खासकर बहुत ही केयरफुली जो बातों को रखा है कि बाकी दूसरे मुकदमे ना हों। अंसार इंदौरी साहब, यही बात मैं सिद्दीक कप्पन के बारे में जानना चाह रही थी कि पूरे जो भारत का जो लोकतंत्र की जो स्थिति है वो इस बात से पता चलती है कि कैसे एक व्यक्ति, एक पत्रकार उस खबर के लिए जो उसने लिखी भी नहीं, जो उसने की भी नहीं, उसके लिए 500 से ज़्यादा दिन तक जेल में बंद है, और एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसको देख रहा है। हम और आप जेल के बाहर हैं और देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जेल के अंदर है उस काम के लिए जो उसने किया भी नहीं, खबर तक उसने नहीं लिखी। लेकिन जिन लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, यानी कि एक मुकदमा नहीं बल्कि 4, 6, 10 मुकदमे, इतने मुकदमों का बोझ डाल दिया जाता है किसी भी व्यक्ति पर जिसको सरकार पसंद नहीं करती कि उसका जेल से आना बहुत मुश्किल है, जेल से बाहर आना। क्या सिद्दीक कप्पन के मामले में अब ये मान लेते हैं कि सेडिशन का जो चार्ज है, हालांकि उसमें भी बेल बहुत मुश्किल है, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, यानी इतना इतना खतरनाक, डेंजरस ये कानून है कि सरकार इसको जिस तरह इस्तेमाल करे, सिद्दीक कप्पन के मामले में कोई फर्क पड़ेगा इससे? आने का इस मामले में तो अभी कोई चांस नहीं है सिद्दीक कप्पन का, लेकिन ये जो है इस तरीके का ये मामले, तो इसमें आप देखें पर्टिकुलर सिद्दीक कप्पन का मामला जिस दिन अरेस्टिंग हुई है उस दिन उनके ऊपर बेलेबल ऑफेंस था, जो वहां पर सीजीएम में ट्रायल हुआ उसके अंदर बेल ले लिया गया, और दूसरे दिन बेल फाइल करने जब हम लोग जा रहे थे तब टाइम ओवर हो गया, तब वो सरकार को, स्टेट को लगा कि ये छूट जाएंगे, और तीसरे दिन उनके ऊपर जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाए गए। फिर उसके बाद उसमें यूएपीए लगा दिया गया, फिर उसके बाद एजेंसी चेंज कर दी गई।
तो मैंने जो शुरू में कहा कि सरकार लंबे वक्त तक जेल में रखने के लिए ये काले कानून जो है उनका इस्तेमाल करती है। तो जैसा प्रशांत सर कह रहे थे, अगर सिर्फ सेडिशन का चार्जेस होता तो उसमें बेल मिलने का चांस था, लेकिन सिद्दीक अपन के ऊपर सिर्फ सेडिशन का चार्जेस नहीं है, उनके ऊपर यूएपीए है, और इसके अलावा उससे बढ़कर के अभी ईडी के चार्जेस भी उनके ऊपर लग गए हैं। वो भी मात्र 24,000 रुपए उनके खाते में है, और उसका कोई कोई अकाउंट नहीं होगा शायद, इस वजह से वो जो है ईडी के चार्जेस भी उनके ऊपर लग गए। तो ये सारी चीजें अगर आप बहुत बारीकी से समझेंगे तो ये समझ में आता है कि सरकार उनको लंबे टाइम तक जेल में रखने के लिए कर रही है। जी हाँ, यानी सोचिए आपकी इतनी बड़ी सरकारी एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स का के इन्वेस्टिगेशन के लिए 24,000 रुपये बता रहे हैं वो अकाउंट में है, लेकिन जो अपने पॉलिटिकल विरोधी जिनको मान लेती है मोदी सरकार खासकर, उनके पीछे जिस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है उसकी ये पूरी एक तरह से बानगी देखने को मिलती है। मैं पढ़ रही थी कि कैसे जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया सबसे पहले, जो ये राजद्रोह का कानून था। उसके बाद महात्मा गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया जब उन्होंने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा। तो जो अंग्रेज़ों की जो ये प्रथा है लगातार चली आ रही है, लेकिन प्रशांत जी इसको इंदिरा गांधी ने और ज़्यादा सख्त बना दिया कि बिना वारंट के ही आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो वो इमरजेंसी वाले हालात लगातार बने रहे इतने साल। जी हाँ, पहले ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। 1973 में इसको कॉग्निजेबल बना दिया गया, जिसका मतलब ये है कि पुलिस जो है बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और इसीलिए इसका दुरुपयोग होता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में एक जजमेंट से इसको रीड डाउन भी कर दिया था। ये कह दिया था कि भाई ये मुकदमा तब तक नहीं दर्ज हो सकता जब तक कि कोई इंसाइटमेंट हिंसा का या पब्लिक डिसऑर्डर का ना हो, तब तक राजद्रोह का मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्टून बना दिए या उनके खिलाफ कोई बयान दे दिया जिसमें कि कोई भी वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर की बात नहीं है, उन लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो आप दूसरा सवाल पूछ रही थी कि क्या जिन लोगों को बंद किया गया है, सिद्दीक कप्पन जैसे लोगों को, उनको इस ऑर्डर से रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इंदौरी साहब ठीक कह रहे हैं कि असल में प्रॉब्लम ये है कि सरकार तो यूएपीए भी लगा देती है, दूसरी धाराएं लगा देती है, एंड अनफॉर्चुनेटली इसी यूएपीए में एक जो हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, बेल का प्रोविजन बहुत सख्त है, जो कि मेरी राय में बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें ये लिख दिया है कि जब तक कोर्ट इस राय पर नहीं पहुंचता कि इसने ये ऑफेंस नहीं किया है, तब तक बेल नहीं दी जाएगी। करीब करीब ऐसा प्रावधान है बेल का यूएपीए में, जो कि नॉर्मल बेल के रूल से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल बेल का रूल तो ये है कि नॉर्मली बेल दी जाएगी अनलेस कि इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो। पहला ये कि भाई वो भाग जाएगा, दूसरा ये कि वो एविडेंस से टैम्पर करेगा, तीसरा ये कि उसने कोई बहुत संगीन अपराध किया है फिर से ऐसा ही अपराध करेगा। अगर ऐसी एप्रीहेंशन ना हो तो बेल दी जानी चाहिए। ट्रायल के पहले बेल के स्टेज पर आप ये कोई कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि भाई इसने ये अपराध नहीं किया है। तो इसीलिए उसको हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है यूएपीए के प्रावधान को। लेकिन हम और भी चीज़ देख रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि भाई उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कोर्ट जो है बेल नहीं दे रहे। और जैसे सिद्दीक कप्पन का केस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ दम है ही नहीं, फिर भी वो बेचारे को बेल नहीं मिल रही, इतने दिन हो गए। तो कमाल ही हो रहा है। मतलब इस देश की पूरी जो जुडिशल मशीनरी है वो चरमरा गई है। पुलिस मशीनरी तो बिल्कुल सरकार के कब्जे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स के बहुत सारे आदेश दिए थे प्रकाश सिंह के केस में, पुलिस को सरकार की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करे गए। और आजकल तो पुलिस मशीनरी पूरी सरकार के इशारों पर नाच रही है।
जी प्रशांत जी, मुझे ये बताइए कि चूंकि ये एक ऐसा हथियार था तमाम सरकारों के पास जिसको सबसे ज़्यादा अब्यूज़ मोदी सरकार ने किया। मैं ये भी पढ़ रही थी अभी कि कैसे जो डेटा है कि महिलाओं के खिलाफ भी किस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है। 2014 से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ 190% यानी कि 200% तकरीबन आप ये मान लीजिए ये बढ़ोतरी हुई है जो महिलाओं को सेडिशन में चार्ज किया गया है, चाहे वो आर्टिस्ट हों, फिल्म मेकर हों, टीचर्स हों या फिर आदिवासी हों, एक्टिविस्ट हों, स्टूडेंट, होम मेकर, पॉलिटिशियन, सबके खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए हैं। अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से कभी कभी ये भी हो सकता है कि उस तरफ हों कि भाजपा के दोस्त हों जिनके खिलाफ ये मामला हो। जो पूरा ये नवनीत राणा वाला जो मामला आ रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर ही सिर्फ जो है सेडिशन का देखिए केस लगा दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास इस तरह के उदाहरण हैं। हार्दिक पटेल का है, उमर खालिद का है, शर्जील इमाम का है, शर्जील उस्मानी का है। ऐसे ऐसे लोग जो छात्र हैं सिर्फ अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए उनको इस तरह से किया गया। तो कोर्ट अगर चाहे, क्योंकि कई बार कोर्ट के ऊपर भी ये आरोप लगते रहते हैं कि उतना अदालतें काम नहीं कर रही हैं जितना उन्हें करना चाहिए था। अदालत चाहे जब उसने सेडिशन जैसा ऐसा कानून जो लगता था कि सरकारें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, गलत इस्तेमाल कर रही हैं, आपको लगता है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि यूएपीए जैसा जो एक कानून है उसके ऊपर भी कोई आक्षेप आ जाए? नहीं, बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि यूएपीए का तो मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून है। कम से कम उसके दो प्रावधान, एक तो जो अनलॉफुल एक्टिविटी का डेफिनेशन है उसमें भी सेडिशन को ले आया गया है, क्रिएटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। सिर्फ फर्क ये है कि उसमें सेडिशन में गवर्नमेंट लिखा है और इसमें स्टेट लिखा है। बाकी भाई आप और स्टेट और गवर्नमेंट में एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होता है, लेकिन ये डिस्टिंक्शन पुलिस वाले वगैरह तो समझते नहीं है। और वैसे भी अगर आप स्टेट के खिलाफ भी डिसअफेक्शन प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई हिंसा नहीं भड़का रहे हैं या कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि इंडियन स्टेट का जो स्टैंड है यूनाइटेड नेशंस में ये गलत है किसी भी इशू पर, आप कह सकते हैं। मान लीजिए आपको ये लगता है कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो इस इशू पर विवाद है उस पर हिंदुस्तान का व्यू, इंडियन स्टेट का व्यू सही नहीं है, आप कह सकते हैं। दंगा अगर आप ना भड़काएं, हिंसा अगर आप ना भड़काएं, उसको आप ऑफेंस नहीं बना सकते अपने संविधान के तहत। अनफॉर्चुनेटली यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में उसको लाया गया है, और फिर बेल का प्रावधान तो बिल्कुल ड्रैकोनियन है जिसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। और इसलिए अब समय आ गया है कि कोर्ट्स को ये यूएपीए का भी कानून देखना चाहिए, और खासकर जिस तरह से ये एनफोर्समेंट एजेंसीज को, एनआईए जो डील करती है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह, इनकी भी इंडिपेंडेंस और इनके भी रिफॉर्म्स करवाने चाहिए, क्योंकि जब तक ये एनफोर्समेंट एजेंसी सरकार के इशारों पर काम करती रहेंगी तब तक इनका मिसयूज होता रहेगा। जी हाँ, बहुत तेज़ी से गिरते भारतीय लोकतंत्र को सिर्फ एक सहारा यह है कि अदालतें और जजेस उसको शायद थोड़े दिनों के लिए वो बचा सकते हैं, जो उसका तेज़ गिराव है उससे शायद धीमा कर सकते हैं। इंदौरी साहब, आखिरी सवाल, आपको काफ़ी राहत खुद भी महसूस हो रही होगी, आप वकील हैं, दूसरों के मुकदमे भी लड़ते हैं, आपका मुकदमा कौन लड़ता है? अब किस तरह से अब आप कोर्ट जाएंगे ये सेडिशन वाले पॉज के बाद, अदालत के इस कदम के बाद? बिल्कुल उम्मीद है अदालतों से, और अदालत के उम्मीद के बुनियाद के ऊपर ही हम लोग वापस अदालत भी जाएंगे, और जो ये सेडिशन के केसेस हैं इस केसेस के अंदर रिलीफ भी लेंगे। लेकिन ये सिर्फ सेडिशन का सवाल नहीं है, जैसे प्रशांत सर बोल रहे थे अभी, यहाँ यूएपीए का बड़ा सवाल है, उसके अलावा एनएसए है, उसके अलावा ये पीएमएलए एक्ट है, पासा है, आफ्सपा है। ये तमाम जो कानून है, ये कानून इस मुल्क में दिए जो नागरिकों के अधिकार हैं उनका खुले तौर पर हनन करते हैं। तो हम लोगों का तो डिमांड ही है कि जितने कानून नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं वो तमाम कानूनों का रिव्यू होना चाहिए और उनको रिपील करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये कि ये कानूनों के अंदर कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम है। ये सेडिशन 2014 से अभी तक आप देखेंगे 548 मुकदमे, सिर्फ 12 लोग कन्विक्ट हुए हैं, सिर्फ 12 लोग। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। और मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस सरकारों के अंदर भी सेडिशन के केसेस होते रहे,
तो इसको हमें इस तरीके से समझना चाहिए, जो सरकारें ये समझती हैं कि ये आदमी हमारी सत्ता को हिला सकता है, हमारी सत्ता को चुनौती दे सकता है, चाहे वो लेखक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, उसके खिलाफ ये सेडिशन के चार्जेस बनाए जाते हैं। क्या कसूर था अरुंधति राय का, क्या कसूर था विनोद दुआ का, क्या कसूर था दिशा रवि का, इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। तो जुडिशरी को इस बारे में बहुत जो है ईमानदारी से सोचना चाहिए। जो अभी पुश का बटन दबाया है उसका, उसको खोलेंगे तो वापस वो शुरू होगा। तो हम समझते हैं कि जो रखा है सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेक्स्ट उसके लिए, तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि पूरी तरीके से इस कानून को खत्म कर देंगे। इसमें एक बड़ा सवाल ये है, आज जो किरण रिजिजू है उन्होंने कहा है कि अगर लक्ष्मण रेखा रहेगी उसको कोई लांघेगा नहीं। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो लक्ष्मण रेखा लांघते हैं, वो किस ग्रुप को इसमें टारगेट करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रहे हैं, उसके बाद जो है देश का मंत्री ये कह रहा है कि लक्ष्मण रेखा जो है वो जो लोग लांघेंगे उसको भी हम देखेंगे। कौन लोग हैं वो जो लक्ष्मण रेखा लांघते हैं, तो इसके पीछे की एक पॉलिटिक्स को भी हमने समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंसार इंदौरी साहब। प्रशांत भूषण, आपका भी शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।